हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये प्रेसिडेंट का लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 4। एंड इसमें जो हम लेफ्ट ओवर पावर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद दूसरे वीडियोस, दूसरे पार्ट के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे चैप्टर्स हैं उस पे आएंगे। तो यहाँ पर है ये पार्डनिंग पावर्स। इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जुडिशियल जुडिशियल इन नेचर। एग्जीक्यूटिव पावर है विच इज जुडिशियल। पार्डनिंग पावर्स को हम जुडिशियल पावर भी कहते हैं। एंड दिस जुडिशियल पावर इज काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। क्यों एग्जीक्यूटिव पावर है? क्योंकि इट इज मेनली जो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडेंट, वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के करते हैं, एंड दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। It is vested in the president to correct any error that may occur in the judicial decision as no human system is perfect. तो ये बेसिकली ये पावर दिया गया हमारे पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट को। ये क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे जो कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, बट अगेन एवरीवन इज नॉट परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इसलिए ये एक पावर दिया गया है पार्डनिंग पावर्स कि अगर किसी को जाना है, कोई अगर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। एंड प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिए गए हैं कि वो पावर को यूज करके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। नाउ पहला है, फाइव पार्डनिंग पावर्स क्या है? पहला है कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म। दैट इज अगर मान लो डेथ सेंटेंस रहेगा, उसको क्या करेंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ला देना। द सेकंड इज रिमिशन। क्या है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। मतलब 10 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हो, उसको 5 साल कर देना। इसके बाद है रिस्पाइट, to award a lesser punishment instead of prescribed due to special reasons such as the age or pregnancy। देखो, रिमिशन भी रिड्यूस करता है अमाउंट, रिस्पाइट भी रिड्यूस करता है, लेसर करता है पनिशमेंट, बट डिफरेंस क्या है? इसमें कोई रीजन होता है कि सच एज प्रेगनेंसी या फिर एज का पर्टिकुलर रीजन हो, तो वो अमाउंट हमारा जो है पनिशमेंट का वो कम हो जाता है। फोर्थ इज रिप्रीव, टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ड्यूरिंग when the petition of pardon is pending before the president of governor। तो ये क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूशन, जो कोर्ट सेंटेंस सुनाने वाला है उसको एग्जीक्यूट कर देना, कुछ देर के लिए रोक देना, जब क्योंकि जो पिटिशन है वो हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास रहता है। पार्डन दैट इज मींस टू स्टॉप द पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं देना, पनिशमेंट को खत्म कर देना एंड फ्री कर देना। स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर्स क्या है? The president is the only authority who can grant pardon in the case of all case in which the sentence is the death sentence। प्रेसिडेंट ही डेथ सेंटेंस को, जो डेथ सेंटेंस मिलता है उसको पार्डन कर सकते हैं। और सेंटेंस ऑफ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है? बेसिकली मिलिट्री कोर्ट को हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। मिलिट्री कोर्ट, जो मिलिट्री कोर्ट जो डिसीजन सुनाती है उसको भी जो माफ करने का, जो पार्डन करने का जो पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। he has the exercise he has the power to exercise his powers in accordance with the aid and advice of the council of ministers के aid and advice से ही चलेंगे हमारे president। the court do not interfere in the pardoning powers and it is only subjected to the limited judicial review। कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, बट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कि आप जो भी कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, जो भी आप पेटिशन ले रहे हैं, उसके पास सारे जो आपके पास प्रूफ यानी कि रखे जाए एविडेंस आपके पास है या नहीं, बट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करता पार्डनिंग पावर्स के। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू हियर अ पिटिशनर फॉर मर्सी बिफोर ही रिजेक्ट्स द पिटिशन। अब कोई जो पेटिशनर है वो प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, उसको सुनना जरूरी नहीं है, उनके पास एविडेंसेस रहते हैं, उनके पास सारे प्रूफ्स रहते हैं जो भी दिए जाते हैं, एंड वो उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लेते हैं। अब पेटिशनर जाके वो मर्सी करने की जरूरत नहीं है वहां पर, या फिर उसको सुनना जरूरी प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास नहीं है। देन ही हैज मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। मिलिट्री पावर में क्या है? द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर इज रेगुलेटेड बाय द लॉ। ही इज द ओनली अथॉरिटी हु कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस। मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो नेम वॉर एंड पीस जो डिक्लेयर करेंगे वो नेम उनका रहेगा, बट रियल पावर अगेन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही रहने वाला है। एंड सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या हो जाते हैं? द प्रेसिडेंट इज द ओनली अथॉरिटी हु डेलीगेट्स द इंडियन एनवॉयज टू फॉरेन कंट्रीज एंड इट इज टू हिम फॉर एनवॉयज सबमिट देयर क्रेडेंशियल। मतलब जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में क्रैक करेंगे एंड जब फॉर डिप्लोमेट बनेंगे
तो क्या होगा, आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे दूसरे कंट्रीज में, नेम उनका रहेगा, भले फॉरेन जो मिनिस्टर रहते हैं वो भेजते हैं, बट नेम एंड सील उनका रहता है। एंड साथ साथ जो फॉरेन वॉइस आते हैं इंडिया में, वो अपने जो पेपर्स है, जो भी ऑफिशियल फॉर्म ये रहते हैं, प्रोसीजर रहते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास से सबमिट करते हैं। Now he has some miscellaneous powers also, that is the administration of the union territories, tribal areas, power to with respect to scheduled caste and scheduled tribe, emergency powers and other powers. Administration of the union territories क्या, UTs are under the direct administration of the union government, direct administration है union government का. The president carries out the administration of UTs and the administrator is responsible only to the president. Now इनका जो UTs का जो होता है वो administration president carry करते हैं, और वहाँ के जो administrator रहते हैं, चाहे वो LG रहे या फिर वहाँ कर जो administrator भेजते हैं अपॉइंट करके प्रेसिडेंट, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रेसिडेंट को ही, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. Legislative powers to make regulation with respect to Andaman Nicobar Islands, the Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli is with the president. यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है विद रिस्पेक्ट टू दीज ड्यूटीज. President has the power to amend and repeal any laws of the parliament to apply to these duties. वो पावर है उनके पास, चाहे तो अमेंड कर सकते हैं या फिर उसको रिपील कर सकते हैं पार्लियामेंट के लॉ को यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई करने से पहले. ट्राइबल एरिया में पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया एंड अल्टर द शेड्यूल्ड एरिया. बिल्कुल कोई भी एरिया को शेड्यूल एरिया कर सकते हैं एंड उसके बाउंड्री को अल्टरेशन कर सकते हैं. रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नर of the state for the peace and good of the government of scheduled areas has to be submitted. यानी गवर्नर कोई अगर स्टेट कोई रेगुलेशन बना रहा है पीस एंड गुड के लिए शेड्यूल एरियाज के लिए, तो वो रिपोर्ट हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा. President has the power to give directions for the administration of scheduled areas and direct the governor to make report on the administration. Now ये सब डायरेक्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है यूपीज का प्रेसिडेंट के पास है, वो गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं. स्पेशल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. नाउ एक स्टेट में कितने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, वो कंसल्ट गवर्नर कंसल्ट से प्रेसिडेंट लिस्ट बना सकते हैं. गवर्नर को कंसल्ट करेंगे एंड स्टेट का या फिर यूटी का लिस्ट बना सकते हैं कि इस स्टेट में कितने एसटीज हैं एसटीज हैं. इमरजेंसी पावर जानते हैं आर्टिकल 352, 356 एंड 360. ये इमरजेंसी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है. अगेन ऑल दिस पावर्स विल बी ड्यू टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Article 352 national emergency, Article 356 constitutional emergency or president will be Article 360 financial emergency. Now this emergency powers हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये है कि ये जो पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट के पास है. प्रेसिडेंट जो है अपने पावर एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही यूज करते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करता है कोई भी पावर यूज करने के लिए. अदर पावर्स क्या है, the president has the power to give instruction to the governor to issue ordinances in the case the bill containing the same provision requires the previous action of the president. इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर कोई जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, सेशन में नहीं है, तो अब कोई ऑर्डिनेंस पावर मेकिंग पावर वहां पे स्टेट के पास किसके पास रहता है, गवर्नर के पास रहता है. अब कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करना हो लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा प्रेसिडेंट का, बट जो कि असेंबली वैसे सब्जेक्ट पे असेंबली सेशन पे है नहीं, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करेंगे. अब गवर्नर ऑर्डिनेंस वैसे सब्जेक्ट इशू कर रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, तो उस ऑर्डिनेंस के लिए भी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जाएंगे और वो ऑर्डिनेंस जाएगा प्रेसिडेंट के पास एंड जाकर वो अप्रूव करेंगे एंड देन वो ऑर्डिनेंस इफेक्ट में आएगा वैसे सब्जेक्ट पे. The president can refer any matter of public importance for SC सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर भेज सकते हैं फॉर इट्स ओपिनियन. President has the power to direct Council of Ministers to lay budget in the Parliament. बजट पावर है उनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोले कि बजट को पार्लियामेंट में पेश किया जाए. President has the power to direct Council of Ministers to lay reports of various committees and audit reports in the Parliament. बहुत सारे कमिटीज के रिपोर्ट आते हैं एंड ऑडिट रिपोर्ट आते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोले कि आप ये रिपोर्ट lay down करें. The president has the power to decide on disqualification of member of parliament on certain grounds, but he has to obtain the opinion of election commission and the opinion is binding on the president. So basically अगर disqualification होगा तो वो president के name से ही होगा after getting the opinion of election commission. Few facts which are important here. देखो एड एंड एडवाइस जो हम
बार बार बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एट एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बेसिकली था क्या, बिफोर 42nd अमेंडमेंट Article 74 clause 1 stated that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head and advise the president in the exercise of his functions। अब ये सिर्फ लिखा होता है, ये इसके साथ इशू क्या हो रहा था कि एड एंड एडवाइस तो करना है, वेदर इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट या फिर नहीं है, मतलब कि उसकी उनके प्रेसिडेंट के पास एडवाइस जाएगा तो उनको फॉलो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। बट क्या हुआ फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो आया, वो क्या कहा कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस, मतलब ये बाइंडिंग कर दिया 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। अब उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 आता है। ये 1978 क्या किया कि अब ये बाइंडिंग तो है, जब प्रेसिडेंट के पास एडवाइस जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनके एडवाइस को रिकंसिडर किया जाए। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से सेंड कर देते हैं सेम एडवाइस, कंसीडर नहीं करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। अब पॉकेट वीटो, जिसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, पॉकेट में रख लेना काइंड ऑफ, ये कब यूज किया गया था, यूज्ड वंस बाय प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह इन द केस ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल इन 1986। ये तब यूज किया गया था। एंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो है, एक प्रेसिडेंट दोबारा रीएलिजिबल है, एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, तो यस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन री एलिजिबल है, लेकिन अब तक एज पर द कन्वेंशन इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार नहीं बने हैं, एक्सपेक्ट राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के बाकी और जो प्रेसिडेंट बने वो 2 बार नहीं बने, वो एक ही बार बने। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकते, यू आर एलिजिबल। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो।